दोस्तों, स्वागत है फिर से बैंक फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है एबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के प्रीलिम एग्जाम के बारे में। कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है जिसको आपको अपने प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो, आगे जितने भी दिन बचे हुए हैं 60 से 70 दिन जो एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, उसमें उन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है प्रिपरेशन में। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग जो है पूरा का पूरा पेज में आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको कुछ चीजें बता सकूं कि ये चीज आपको ध्यान रखना होता है जब आप आईपीएस आरआरबी असिस्टेंट को टारगेट करते हैं। डेट्स एग्जाम के ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आईबीपीएस ने ऑलरेडी बता दिया है कि आपका एग्जाम जो है वो सितंबर में कंडक्ट किया जाएगा। कई सारे लोग जो है मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या नोटिफिकेशन में डिले होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी ऑफिशियली आरआरबी ने नहीं बताया। इवन लास्ट वीक जो है एक पीडीएफ जो वायरल हो गया था सोशल मीडिया पर, जिसमें बोला गया था कि नोटिफिकेशन आ गया है, ओके, और वैकेंसी वगैरह सब कुछ जो वो जेन्युइन भी लग रहा था, लेकिन वो गलत था। वो मतलब वो एक तरह से फेक डॉक्यूमेंट था। और अकॉर्डिंग टू एबीपीएस या किसी मतलब प्रीमियर न्यूज चैनल जो है, इंडियन एक्सप्रेस या जितने भी न्यूज चैनल है, उनके अकॉर्डिंग जो है 12 से लेकर 15 जुलाई तक जो है इसका नोटिफिकेशन जो है एबीपीएस के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एबीपीएस के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। तो अब आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन का डेट नजदीक आता है या एग्जाम का डेट नजदीक आने लगता है, आप प्रिपरेशन भी आपको अच्छे लेवल में इंक्रीज करना पड़ता है। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कई सारी चीजें को एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले 2 से 3 रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आता है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको लिंक कॉपी करना है, ओके। और वो कॉपी लिंक को जो आपने लिंक कॉपी किया है उसको जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप से आप बिलोंग्स करते हैं उसमें जाके पेस्ट कर दीजिए, ओके। दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस बात को मेंशन करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले आपको आईपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का जो है प्रीलिम का आपको एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है कि यहाँ पर 2 ही चीज आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिक एबिलिटी। यहाँ पर इंग्लिश वगैरह नहीं होती है, 2 चीज होती है मात्र। 40-40 क्वेश्चन जो है दोनों सब्जेक्ट से पूछा जाता है और 40-40 मार्क्स का वो सब्जेक्ट भी होता है। टोटल आपको 80 मार्क्स रहता है और आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है 45 मिनट। आपको 45 मिनट में जो है लास्ट ईयर का कट ऑफ मैंने आप ऑलरेडी बताया आपको कि 70 आपको टारगेट करना है, क्योंकि कई सारे स्टेट्स में उस तरह के कट ऑफ गए हुए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको 80 में से 70 मार्क्स जो है टारगेट करके चलना है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारा जो है आपको मॉक वगैरह अटेम्प्ट करना पड़ेगा, टाइम बॉन्डेड आपको डेली क्विज वगैरह अटेम्प्ट करेगा। सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, कैसे आपको ज्यादा चीज उन चीजों पर कैसे आपको मेंटेन करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था एग्जाम का पैटर्न। अब जो है लास्ट ईयर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, प्रीलिम एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो है फिक्स्ड है कि आपको क्लर्क एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा, यही टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो पीओ एग्जाम है वहां पर इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना भी एडवेंचर होता है, जो आईबीपीएस आपके ऊपर जो एडवेंचर जितना भी एडवेंचर करना होता है आईबीपीएस को, वो आपसे मेंस एग्जाम में करता है आपके साथ। ओके, प्रीलिम एग्जाम में जनरली ऐसा होता है, जनरली 90% चांस बनता है, 10% कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा हूं इसलिए मुझे नहीं पता है, वो 10% कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। लेकिन 90% ऐसा चांस बनता है कि जो फिक्स्ड पार्ट ऑफ चैप्टर, जो फिक्स्ड चैप्टर है, उन्हीं से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। और उन्हीं टॉपिक्स को जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और इस बार भी आपको इन्हीं टॉपिक्स पर जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है, ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले एप्टीट्यूड में देख लेते हैं कि क्वांट में कौन कौन से क्या टॉपिक जो है जो कि आपको ध्यान रखना है। आपको नंबर सीरीज से इस बार भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन जहां तक बात रही, यहां से आपको 5 मार्क्स के अप्रोक्सीमेशन और 5 मार्क्स के जो है वो सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि 10 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन और 5 मार्क्स का अप्रोक्सीमेशन पूछा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 10 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन और 5 मार्क्स का अप्रोक्सीमेशन आपसे पूछा सकता है। ओके, या ये भी कंडीशन बन सकता है कि यहाँ से 5-5 ही पूछा जाए और टोटल 10 ही हो यहाँ से। ये 15 या 10 से 15 के बीच में ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। डाटा डाटा इंटरप्रेशन से आपसे क्लर्क लेवल पर 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही सेट आपको डीआई का दिया जाता है। बाद बाकी आपको मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि मिसलेनियस टॉपिक्स और मेंसुरेशन मिलाकर जो है आपको टोटल 15 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है।
ओके, मिसलेनियस टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? एक मेरे व्यूअर्स ने, किसी लड़की ने मुझे से पूछा था कि वो मिसलेनियस टॉपिक्स कौन कौन से है, उसमें कंफ्यूज्ड है। तो मैं उन सभी लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि मिसलेनियस टॉपिक्स हम लोग बोलते हैं जो जनरल अरिथमेटिक के टॉपिक्स होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन एज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप्स एंड सिंटेंस हो गया, मिक्सर एंड एलिगेशंस हो गया। ये सभी टॉपिक्स जो है, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन हो गया। लेकिन क्लर्क लेवल पर प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन के पूछने की बहुत कम संभावना होती है, रेयर संभावना होती है। तो आप उन टॉपिक्स को क्लर्क लेवल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप क्लर्क के लिए प्रिपरेशन करें, कई सारे लोग पीओ के लिए भी कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में आपने प्रिपेयर कर ही रखा होगा। ओके, उसके बाद हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग सेक्शन में आपको दोस्तों सिलोगिज्म से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बार भी चांस बनता है कि यहाँ से आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए। और ये जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हाई लेवल रिवर्स सिलोगिज्म पूछ लिया जाएगा या कुछ हाई लेवल पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आपको कैसे सॉल्व करते हैं वो पता होना चाहिए। ओके, लास्ट ईयर लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक लीनियर पजल था, एक सर्कुलर पजल था। ओके, तो टोटल आपको पजल से 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी यही चांस बनता है कि 10 मार्क्स का ही पूछा जाए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए, 2 लेवल से 3 लेवल, 2 लेवल तक जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। उसके बाद आपको इनइक्वालिटी जो है वो 5 मार्क्स का डायरेक्ट इनइक्वालिटी जो था वो पूछा गया था, तो प्रैक्टिस कीजिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का भी। जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर अगर इजी क्वेश्चन आया था तो इस बार भी इजी क्वेश्चन आए। आईपीएस कुछ भी कर सकता है, आपको मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यही होगा कि कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन पूछ तो सकता ही है ना। तो आप प्रिपेयर्ड जरूर रहिए उन सभी चीजों के लिए। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन हुए, ओके, टोटल 15 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस वो आपको मिसलेनियस टॉपिक से पूछे गए थे। मिसलेनियस टॉपिक्स में यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? यहाँ पर आपको डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, उसके बाद जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल ये सभी टॉपिक्स जो है ये सब का सब मिसलेनियस टॉपिक्स में कंसीडर किया जाता है। उन सभी टॉपिक्स के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। जो अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग होती है वो भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो उन सभी टॉपिक्स के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। ओके, चूंकि आपका टारगेट 70 है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपका टारगेट अगर 70 है तो आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं। आपके लिए मात्र 10 मार्क्स जो है वो मिस करने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये 10 मार्क्स बहुत ही कम है मिस करने के लिए। ओके, जैसे कि आप अगर यूओ लेवल पर देखो तो वहाँ 50 से 60 के बीच में कट ऑफ होता है, तो वहाँ आपको मिस करने के लिए आईपीएस ऑफिसर स्केल 1 में 20 मार्क्स का कम से कम मार्जिन रहता है आपके पास। लेकिन यहाँ पर 10 मार्क्स का मात्र मार्जिन है, इसलिए आप क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए हर टॉपिक्स का आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और अच्छे लेवल में आपको प्रिपरेशन होना चाहिए। आपके पास स्पीड, एक्यूरेसी वगैरह अच्छी लेवल की होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ से मैं बताता हूँ कि 5 टिप्स कौन कौन से हैं। ये तो था मतलब सिलेबस क्या क्या आपको इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है ये मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ कि 5 कैसे कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है कि लोग, इवन आपने भी देखा होगा कि आपके पास इतने सारे पीडीएफ हैं, इतना सारा आपके पास पीडीएफ होगा, 2 से 3 जीबी आपके पास पीडीएफ होगा, उससे ज्यादा ही। कई सारे लोगों अपने आप को रिलेट कर पाएंगे इस बात से, उनके पास 2 से 3 जीबी पीडीएफ होगा। इवन उन्होंने हर जगह से डाउनलोड कर रखा है, यहाँ वहां से जितना हो सकता है उन्होंने गूगल ड्राइव का लिंक या जो भी है डाउनलोड कर रखा है। लेकिन मात्र 10% ऐसा कंटेंट होगा जिसको उन्होंने आज तक, इवन कई सारे पीडीएफ ऐसे होंगे जिसको उन्होंने आज तक ओपन करके भी नहीं देखा है, बस डाउनलोड किया रख लिया, डाउनलोड किया रख लिया। ऐसा मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया भी है तो वो जरूरी नहीं है कि अब आप क्या करते हैं, अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप जो अपने पीडीएफ डाउनलोड किया उसमें कुछ ही इफेक्टिव पीडीएफ है। जैसे सिलोगिज्म के क्वेश्चन, सिलोगिज्म वाले जो एक दो पीडीएफ है इंटरनेट पर अवेलेबल है, गूगल ड्राइव का लिंक, वो बहुत ही अच्छा है, वो हो गया। इनपुट आउटपुट का एक पीडीएफ हो, या पजल्स के कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के पजल का पीडीएफ हो, या डीआई का कोई पीडीएफ है, सिंप्लीफिकेशन का पीडीएफ हो, या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पीडीएफ हो, या नंबर सीरीज का पीडीएफ हो, ये सारे कुछ पीडीएफ्स हैं जो कि काफी इफेक्टिव है। इवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक पीडीएफ है जो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, 200 क्वेश्चन वाले। मेरे ब्लॉग पर आपको कई सारे अच्छे पीडीएफ मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो अवेलेबल है। उनको मात्र 5 से 7 पीडीएफ को डाउनलोड करिए, एक जगह रखिए, या तो इवन आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, या उसको आप मोबाइल में ही देखकर या कंप्यूटर पर देखकर उससे जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए।
क्यों? क्योंकि वो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जनरली बुक में अवेलेबल नहीं है। जितने भी बुक है वो आउटडेटेड है, वो पुराने पैटर्न, नए पैटर्न के कुछ कई सारे साइट्स अवेलेबल है, ढेर सारे साइट्स अवेलेबल है जो बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए साइट्स हैं। उन लोगों ने अच्छा क्वेश्चन बनाकर जो है वो पीडीएफ में रखा हुआ था, उसको कहीं किसी मतलब क्या कर सकते हो, जेन्युइन बंदे ने उसे कॉपी किया, कॉपी पेस्ट करके एक अच्छा पीडीएफ बना रखा है। ओके, उसको आप डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अच्छा स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहने का पॉइंट यही है कि आपके पास स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए। कुछ भी गार्बेज से मत पढ़ते रहिए, दिन भर पढ़ते रहिएगा, उससे कोई इफेक्टिव नहीं होता है। जो जरूरी है, जो जेन्युइन स्टडी मटेरियल है उसको फॉलो कीजिए। और जो बचा हुआ टाइम में, मतलब पहला पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है, यूज योर रिमेनिंग टाइम वाइजली ओनली विथ गुड स्टडी मटेरियल। जो जेन्युइन अच्छा स्टडी मटेरियल है उसको यूज करके उस पर प्रैक्टिस कीजिए। डेली क्विज फ्रॉम एप्स लाइक ग्रेडअप, अड्डा 24/7 और लाइव बोर्ड एंड एनी अदर ऐप विच यू थिंक इज इम्पोर्टेंट। जैसे ग्रेडअप का ऐप है, ग्रेडअप पर भी क्या होता है, दिन भर क्विज वगैरह जो है पोस्ट किया जाता है, कुछ दिन भर जो है वहाँ पर कई लोग क्या होता है कि ये भी आप इसको भी आप रिलेट कर पाओगे कि कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है आप क्या करते हो, फेसबुक से जो है आप अपने आप को डीएक्टिवेट कर देते हो। लेकिन आप दिन भर जो है ग्रेडअप पे ऑनलाइन रहते हो, ग्रेडअप पे आप कुछ भी करते हो, दिन भर ग्रेडअप को ओपन करते हो, उसको आप रिफ्रेश करते रहते हो। ये भी कई बार होता है, कई सारे लोगों को मैंने देखा है। ऐसा मत कीजिए। ग्रेडअप को आप यूज करते हो, बहुत अच्छी साइट है, बहुत अच्छा ऐप है वो, लेकिन उसको इफेक्टिव यूज कीजिए। जो कंटेंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आपको लगता है कि इतना इतना टाइम में जो है ये चीज पोस्ट होता है, उस टाइम में जाइए उसको सॉल्व कर लीजिए, डेली क्विज वगैरह। या आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है या जो अच्छा क्विज जो है वहाँ पोस्ट करता है, डेली जो है क्विज वगैरह ऑर्गेनाइज करता है, तो वो उसको जो है बोल दीजिए कि इस टाइम पर आप ऑर्गेनाइज किया जाए, तो उस टाइम में जाइए और आप उसको आप सॉल्व कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वहाँ पर ऑनलाइन रहें और उसको हमेशा रिफ्रेश करते रहें। सेम लाइक अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 पर ढेर सारे क्विज जो है डेली पोस्ट किए जाते हैं, उसको आप डाउनलोड कीजिए। और वहीं पर आप एक तो टाइम बॉन्डेड जो है वहाँ से आप टाइम मैनेजमेंट भी होता है आपका, कि आप कम वहाँ पर टाइम दिया रहता है कि आपको टाइम चलते रहता है, उस टाइम में आपको कोई सॉल्व करना होता है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। सेम लाइव बोर्ड में, लाइव बोर्ड के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, वहाँ पर लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी कोई आपको ऐप अगर अच्छा लगता है जो कि जिसको आप फॉलो करते हो, जेन्युइनली लगता है कि वहाँ के क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्रिफर कर सकते हो। ओके, लेकिन दिन में 2 घंटे से ज़्यादा जो है, किसी भी दिन में अगर आप अगर अपना स्टडी प्लान बना रहे हो तो ये ऐप्स पर जो है आप 2 घंटे से ज़्यादा मत वेस्ट कीजिए। 2 घंटे वेस्ट नहीं, 2 घंटे से ज़्यादा मत यूज कीजिए उसको। 2 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए कि 2 घंटे कभी भी गए और उसको यूटिलाइज कर लिया। ओके, अगला है सेक्शनल टेस्ट एंड मिनी मॉक प्रोवाइडेड बाय अबव एप्स। जितने भी ऐप्स हैं या और भी साइट्स हैं, जैसे बीएससी फॉर सक्सेस हो गया, अफेयर्स क्लाउड हो गया, बैंक एग्जाम टुडे हो गया, ये क्या होता है, ये साइट्स जो है ये आपको सेक्शनल टेस्ट या मिनी मॉक जो करके जो है ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे अफेयर्स क्लाउड और बीएससी फॉर सक्सेस का जो है कोई ऐप अवेलेबल नहीं है, तो वो डायरेक्ट वेबसाइट पर ही अवेलेबल होता है। आप उनका वेबसाइट ओपन करके वहाँ भी आप टेस्ट जो है मिनी मॉक या सेक्शनल टेस्ट वगैरह वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन वो फिक्स रहना चाहिए कि आपका इतना 1 आवर जो है आप इस चीज़ को लिए दोगे दिन में, आपको वो टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। उसके अलावा फिर दोबारा उसको ओपन नहीं करोगे। अब जो है कुछ बुक्स कौन कौन से फॉलो करने, जैसे रीजनिंग के लिए अगर क्या देखा जाए तो एमके पांडे का बुक जो है फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड के लिए जो है आप आर एस अग्रवाल या राकेश यादव की बुक जो है फॉलो कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इन सभी के जो है पीडीएफ अवेलेबल है, उनसे प्रैक्टिस कीजिए। आपको आर एस अग्रवाल में जो है ये क्वेश्चन, नए पैटर्न वाले क्वेश्चन जो है या सिंप्लीफिकेशन के जो आजकल जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, इन बुक्स में आपको अरिथमेटिक पार्ट जो मिसलेनियस पार्ट है उसका आपको अच्छा खासा जो है क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन पीडीएफ के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसलिए दोबारा उसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट है लर्न बेसिक्स एज वेल एज ट्रिक्स। कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, देखिए पहला स्टेप 1 क्या होता है कि बेसिक सीखना। आपका स्टेप 1, स्टेप 5 मतलब 2 अगर सीढ़ी जो है आप किसी बिल्डिंग में चल रहे हैं, ये सबसे पहले अगर मान लो 50 महला बिल्डिंग है, अगर आपने फाउंडेशन किसी बिल्डिंग का बनाया ही नहीं और आप सेकंड फ्लोर से बनाना स्टार्ट करोगे तो कितना दिन चलेगा वो बिल्डिंग। उसी तरह कि अगर 2 स्टेप है तो पहला स्टेप फर्स्ट टाइम चढ़िए, उसके बाद फिर दूसरे स्टेप पर जाइए। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कूद के जो है डायरेक्ट सेकंड स्टेप पर पहुंच जाइए। मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं कि सबसे पहले वो गूगल पर सर्च करेंगे या यूट्यूब पर सर्च करेंगे ट्रिक वीडियो। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक आपके प्रैक्टिस से आप खुद भी आप ट्रिक बना सकते हो।
जो क्वेश्चन आपको कम टाइम सॉल्व करना है, किस मेथड से आपने सॉल्व किया कम टाइम में, वो मेथड ही ट्रिक कहलाता है। ओके, तो बेसिक सीखिए, और आपने अगर बेसिक सीख लिया तो सर प्रैक्टिस कीजिए, उसको कम टाइम में बनाने का सॉल्व कीजिए। और उस साथ ही साथ कुछ अगर जैसे कई सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गए या परसेंटेज वगैरह हो गए, उनके सही में ट्रिक्स होते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ट्रिक्स सीखना आपको जरूरी होता है। ट्रिक्स नहीं कि कैसे कम टाइम में सॉल्व किया जाए, वो सीखना जरूरी होता है। तो उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देख सकते हैं, तो वो भी जरूरी है। ओके, पैटर्न ऑफ बैंक एग्जाम हैज बीन वेरिंग for the past 2 years, hence just mugging of the formulas would not take you far। अब ये भी है कि आप फॉर्मूला वगैरह जो है, आप मान लीजिए परसेंटेज का आपने फॉर्मूला याद कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का जो है आपने फॉर्मूला याद कर लिया, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आप जब तक 50 से 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप वो फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर वो फॉर्मूला यूज होगा। ओके, you need to be very clear with the basic concepts of different topic if you wish to score good marks in exam. Learn tricks to solve arithmetic section in less time. Learn speed math techniques for fast calculation, which will help you score more marks in less time with accuracy. Accuracy maintain बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ट्रिक्स सीख लेते हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन हमें पता नहीं होता है, वो भी ज़्यादा जरूरी है कि आप ट्रिक्स सीखें तो उस पर 5 क्वेश्चन सॉल्व करके देखें कि हाँ यहाँ पर इसको यूज करना है, ताकि जब भी एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आए आप उस ट्रिक को यूज कर सकें। उसी तरह फास्ट मैथ कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल्स वगैरह हो गए, स्क्वायर वगैरह हो गए, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप कम टाइम में डीआई वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। और क्लर्क लेवल पर ये ना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कैलकुलेशन, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के एग्जाम्स के लिए। प्रीलिम लेवल पर आपको ये बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है इसका। Ensure that you utilize this time to clear out all your doubts from different topics of the sections asked in exam and solve as many questions as possible from them। अब जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, क्वांट में भी और रीजनिंग में भी, उन सभी टॉपिक्स पर जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम सॉल्व कीजिए, जो भी बाद बाकी बचा हुआ टाइम है। और उसको जो है, जो भी आपको डाउट है उसको डाउट बना के मत छोड़ दिए या याद मत कर लीजिए उसको। वो डाउट किसी अपने सीनियर से पूछ लिया है, कुछ जो आपको लगता है कि हाँ आपके साथ का टैलेंटेड बंदा है ये, जिसको सही में स्कोर अच्छा स्कोर कर रहा है, उससे आप पूछ सकते हैं, उसको वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। वो चीज़ें जरूरी है कि आप डाउट को डाउट बना के मत रखिए, उसको क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जब भी वो चीज़ पूछा जाए आप उसको निधड़क सॉल्व कर सकें। अगला तीसरा आपका टिप्स है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर आपको 45 मिनट में 70 प्लस स्कोर करना है। तो उस कंडीशन में जो है टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन। अब क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते गए, आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट जो है अपने साथ साथ एक्यूरेसी साथ साथ लाता है कि आप टाइम मैनेज कितना अच्छा कर पाते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना अच्छा एक्यूरेसी मेंटेन रखा है। ओके, तो यहाँ पर जो है द एग्जामिनेशन वुड बी ऑनलाइन एंड देयर इज वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एंड क्वेश्चंस टू देयरफॉर a candidate should recognize whether he out to take longer and where less time is required। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपको कम टाइम में सॉल्व होगा, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए है और कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए है। और ये चीज आपको प्रैक्टिस करने से पता चलता है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजों को, वो चीजें आपको उतनी ज्यादा क्लियर होती जाती है कि आपको पता चलता है कि नहीं ये मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, यहाँ मुझे टाइम लगेगा, तो इसलिए मुझे अभी इसको मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ देना है। आगे मैं दोबारा फिर आऊँगा जब मेरे इजी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है जो क्वेश्चन, वो मुझे सॉल्व कर लूंगा सारा, फिर मैं आऊँगा मार्क एंड रिव्यू वाले क्वेश्चन पर उसको सॉल्व करूंगा। इसलिए आपको एग्जाम में मार्क एंड रिव्यू का जो है ऑप्शन दिया जाता है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए कि पहले आप जो है, चलिए इस बात को आगे डिस्कस करूंगा, बताता हूँ कैसे उसको यूज करना है। फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम कैंडिडेट विल बी गिवन 45 मिनट टू अटेम्प्ट बोथ सेक्शन। अब यहाँ पर दो तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। केस वन क्या है, मान लीजिए मेरा दो दोस्त है, दोनों जो है वो गया, एक का नाम है राम और दूसरा श्याम है। राम क्या करता है कि वो अब सबसे पहले एग्जाम में जाता है, और उसका क्या है प्लस पॉइंट है कि वो जब भी एग्जाम में जाता है कि वो जितने भी इजी क्वेश्चन हैं, जो भी उसको लगता है कि उसका प्लस एरिया स्ट्रेंथ एरिया है, वो उसको जो है सिलोगिज्म अच्छे से आता है उसको। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम है कि आप 20 मिनट आपको रीजनिंग में ही देना, आप यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट में। प्रीलिम में ये आपके पास ऑप्शन होता है। उसको क्या है ऑप्शन, वो क्या करता है कि सिलोगिज्म उसका जो है स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसका जो है
कोडिंग डिकोडिंग जो है वो अच्छा है, सिंप्लीफिकेशन उसका अच्छा है, अप्रोक्सीमेशन उसे अच्छे से आता है, डाटा इंटरेक्शन उसको अच्छे से आता है, वो ये टॉपिक्स को जो है टारगेट करता है और सबसे पहले 50 प्लस करता है कि जितने भी उसके क्वेश्चन वो 80 का 80 क्वेश्चन जो एक बार देख जरूर ले। ओके, आप कभी कोई क्वेश्चन उसको लग रहा है कि उसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो उसे मार्क एंड रिव्यू कर देता है। ओके, ये नहीं, दो कंडीशन बनता है कि मार्क एंड रिव्यू करने से पहले आप उसको सोचिए कि ये क्वेश्चन क्या मेरे से जनरली हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन 10 सेकंड मुझे ज़्यादा लगेगा तो उसको आप मार्क एंड रिव्यू कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ओके, सेम वो उस तरीके का आप भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप जो है सबसे पहले जो भी टॉपिक आपका स्ट्रेंथ है उसको टारगेट कीजिए, वहां से आप जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सॉल्व कीजिए। बाद बाकी जो भी आपको बीच में क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि जिसको लगता है कि नहीं ये मार्क एंड रिव्यू करके बाद में मैं इसको देख सकता हूँ, तो वो तरीका जो है आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा केस क्या बनता है कि आप जो है 20 मिनट रीजनिंग को दीजिए और 25 मिनट क्वांट को दीजिए। दूसरा केस ये है कि आप 20 मिनट जो है रीजनिंग को दीजिए और 25 मिनट क्वांट को दीजिए। ये आपका क्वांट क्वांट को 25 मिनट तब दीजिए जब आपका क्वांट जो है बहुत अच्छा है, कि आप क्वांट में वहां पर जो है 40 में से 35 स्कोर कर लोगे, तब आप 25 मिनट वहां पर दीजिए। मान लीजिए आपका रीजनिंग बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आप रीजनिंग को 25 मिनट दीजिए और वहां से आप कम से कम 40 में से 35 आपको स्कोर करना है। ओके, ये कंडीशन लेकर आप जो है 35 से 37 आपको स्कोर करना है, ये कंडीशन लेकर आप चल सकते हैं। दोनों केस है और ये आपको तब आएगा जब आप टाइम मैनेजमेंट तब हो पाएगा जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे। आप मॉक देते हो, मॉक में इस चीज़ों को अप्लाई करो, इन चीज़ों को एक दिन केस 1 लेकर ट्राई करो, दूसरे दिन केस 2 लेकर ट्राई करो, फिर अगले दिन केस 1 केस 2 इस तरह से ट्राई करो। आप 10 मॉक जैसे ही दोगे आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ पर जो है आपका मतलब आप किस में कंफर्टेबल हो। ओके, आप केस 1 के साथ कंफर्टेबल, आपको ज़्यादा स्कोर हो रहे हैं, या केस 2 के साथ ज़्यादा स्कोर हो रहा है। अगर आपका केस 1 के साथ ज़्यादा स्कोर हो रहा है उसको एग्जाम में अप्लाई कीजिए। अगर आप केस 2 में ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, आप केस 2 को अप्लाई कीजिए एग्जाम में। इसलिए हम लोग मॉक देने को बोलते हैं कि मॉक प्रीफर करते हैं कि मॉक देने से यही चीज़ें आपको क्लियर होती है। मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट क्विजेज विद इन दिस टाइम फ्रेम ड्यूरिंग प्रिपरेशन एज वेल। अब आप क्विज वगैरह, सेक्शनल टेस्ट, मिनी मॉक या मॉक वगैरह जो भी देते हो, हर जगह आप इस टाइम को फॉलो करते हो, ये चीज़ें आपको हेल्प करता है एग्जाम में भी। ओके, अगला है टिप्स रेगुलरिटी इन प्रिपरेशन। रेगुलरिटी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लगातार अगर एक स्टडी प्लान बनाकर जो है आप अगर प्रिपरेशन करते रहते हो तो जेनुअनली आपका, अगर आपने ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन किया है तो ऐसा कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सकता है। ओके, रेगुलरिटी रिक्वायर सेल्फ मोटिवेशन। Keep one thing in mind, general competition takes time and it never happen that if you have prepared any exam with honesty, you will not get selected. आप अगर सेल्फ, सबसे ज़्यादा जरूरी है रेगुलरिटी जो है वो आपका सेल्फ मोटिवेशन रखता है। मान लीजिए अभी रिजल्ट आया कल SBI PO मेंस का और आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होता, तो आप एक तरह से डिमोरलाइज मत होइए, आप अगला एग्जाम फिर से टारगेट कीजिए। सबसे बड़ी बात है, आप जब जैसे आप जनरल कंपटीशन में कूद गए हो, आप इस बात को याद रखिए कि ये टाइम लेता है, जनरल कंपटीशन टाइम लेता है। ये ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर जॉब की तरह नहीं है कि एक बार कैंपस प्लेसमेंट में बैठे और सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको 20 लाख लोगों के साथ, 25 लाख लोगों के साथ आपको कम्पीट करना है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। नहीं, अगर मैं ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन करूंगा तो मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सबका अगर हो रहा है, मेरे साथ वालों का हो रहा है, तो मेरा भी होगा। ऑल्सो गिवन द लेवल ऑफ एग्जाम्स दिस डेज, इट बिकम्स इम्परेटिव दैट यू स्टे रेगुलर इन योर स्टडीज। आप अगर लगातार अगर स्टडी करते रहते हो, आप रेगुलरिटी अगर रखते हो, रोज अगर 8 से 10 घंटे आप प्रिपरेशन करते हो, तो चीज़ें अपने आप आपके लिए क्लियर हो जाती है, आपको सब कुछ ईजी लगने लगता है। आपको टॉपिक्स आपका क्लियर है तो एग्जाम में पूछा ही क्या जाएगा, वही टॉपिक जो आपने पढ़ के रखा है, और वो आप जैसे ही वहां पर जाते हो आपको ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है आपसे क्वेश्चन। ओके, मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान एंड स्टिक टू दैट प्लान। यही है, रेगुलरिटी आपको मेंटेन रखनी है। अगला है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। मॉक टेस्ट आपको एक्यूरेसी मेंटेन रख, एक्यूरेसी फाइंड करने में पता करता है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो और उसको आप एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ पर जो है कौन से सेक्शन में आप, जैसे सेलोगिज्म आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको 2 गलत हो गया, इसका मतलब अभी भी आपको उन 2 क्वेश्चन में जो है सेलोगिज्म आपको 5 का 5 नहीं आ रहा है, तो एक्यूरेसी आपको अभी भी सेलोगिज्म में नहीं आया है, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो और मात्र 5 क्वेश्चन ही सही होता है, 5 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, इसका मतलब आपका वो स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। अभी भी आपको 100 क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत है और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मान लीजिए आप जो है
डाटा इंटरेक्शन सॉल्व करते हो, डाटा इंटरेक्शन से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 मिनट लगा देते हो, वो आप वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप 5 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फिर आपको अगला क्वेश्चन छूट जाएगा, आपको वो 3 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा, 3 से 3.5 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। यही चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे उस क्वेश्चन को क्या ऐसा सीखा जाए, कितना प्रैक्टिस किया जाए, कौन सा ऐसा ट्रिक सीखा जाए ताकि वो 5 मिनट के बजाय 3 मिनट में सॉल्व हो जाए, और उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। ओके, अब क्या होता है कि एक्यूरेसी क्या किसको बोलते हैं, कि आपने एक्यूरेसी ऑलरेडी मैंने बताया कि 5 क्वेश्चन सॉल्व किया और 2 गलत हो गया। उसके बाद है स्पीड। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्पीड मेंटेन करने, स्पीड क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा सॉल्व करने लगते हैं, हम लोग को 70 नंबर टारगेट किया है तो ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, लेकिन उस स्पीड में क्या होता है कि एक्यूरेसी छूट जाती है। टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में हम लोग स्पीड लाते हैं और स्पीड जो है, स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी छूट जाती है। ऐसा मत कीजिए। तीनों चीज़ जो है, ये टी जो है ये प्रोपोर्शनल टू ए है, और ए जो है ये प्रोपोर्शनल टू जो है ये एस है। इस बात को ध्यान में रखिए हमेशा, टी ए एस जो है ये साथ साथ चलता है, कि जब आप टाइम मैनेज कर रहे हैं आपको एक्यूरेसी भी ध्यान में रखना पड़ेगा, साथ ही साथ जब एक्यूरेसी और साथ ही साथ आपको स्पीड भी मेंटेन रखना पड़ेगा। कि टाइम मैनेजमेंट, या इस तरह से कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग स्पीड लाते हैं, और स्पीड के साथ जो है इस बीच वाले को मत छोड़िए, इसको मत भूलिए, इसको भी आप मेंटेन रखिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होता है और आपका सिलेक्शन का चांस भी इंक्रीज होता है। ओके, और आपको मॉक टेस्ट क्या देता है कि सेक्शंस विच नीड्स मोर फोकस। ओके, आपको जब आप एनालाइज करते हो मॉक टेस्ट को, आपको ये भी बात पता चलता है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपका वीक एरिया है, जहां पर आपको और भी ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, जहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। ओके, जैसे कई लोगों को क्या होता है कि अरिथमेटिक सेक्शन थोड़ा वीक होता है, उनको अरिथमेटिक सेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, ये आपका वीकनेस हुआ। आप अरिथमेटिक सेक्शन पर टाइम दीजिए, उस पर आप डेली 2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसको स्ट्रॉन्ग एरिया बनाइए, उसको वीकनेस मत रखने दीजिए, उसको इंप्रूव कीजिए, ताकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो आप उसको सॉल्व कर सकें। You can join online as well as offline mock test, but as the exam is in online mode, give 5 to 10 mock online mock to get comfortable with online mode of exam। अब मान लीजिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन जो है उतना ज़्यादा इंटरनेट की एक्सेस हम लोगों के पास नहीं होता है, और हम लोग ज़्यादा डाटा खर्च नहीं करना चाहते हैं, इस चक्कर में हम लोग ऑफलाइन जो है करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों तरीके से आपको स्पीड ही आएगा। ओके, लेकिन जरूरी क्या है कि आप, चूंकि एग्जाम ऑनलाइन है, तो 5 से 10 सेट अगर आप जो है ऑनलाइन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर रहती है। आप इंटरफेस आपको समझ में आता है, एग्जाम का इंटरफेस कैसा होगा, वहाँ पर वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। कैसे मार्क एंड रिव्यू का यूटिलाइज करना है, कैसे मुझे टाइम मैनेज करना है ऑनलाइन मोड में, कैसे कंप्यूटर पर कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, वहाँ पर जाके जो मुझे पैनिक नहीं होना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिलता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। Practice one mock daily and give half hour to analyze the test. Analysis of mock wisely will help you to understand your strength and weakness. Give appropriate amount of time to your weak areas. Okay, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको मॉक एनालाइज कीजिएगा, उससे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता चलता है। तो अपने वीकनेस पर जो है ज़्यादा फोकस कीजिए और स्ट्रेंथ बनाए रखिए। ये 5.5 टिप्स जो है ये जरूरी था, जो आपको मैंने बताया आपको। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप अगर वीडियो शेयर करते हैं तो मेरी वीडियो का पॉपुलैरिटी इंक्रीज होता है और मुझे भी व्यू मिलते हैं, फिर मैं अच्छी वीडियो लेकर फिर से आपको तुरंत मिलता हूँ। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।